बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो सभी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, सभी के लिए। साथ ही साथ CUT का एग्जाम आपका होने वाला है, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें, देखिए इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को मैंने आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया हुआ है। 4 पार्ट में मैंने चैप्टर की वीडियो बनाया है पूरे यूट्यूब पे। भाई देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। पूरे यूट्यूब पे आपको शायद ऐसा कंटेंट भाई कहीं ना मिले जैसा रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर की वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, चैप्टर की वीडियो को देखने के बाद आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है, ठीक है, उन क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब चलते हैं अपने हम PDF में और सभी MCQ क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, तरीका हमारा सेम रहने वाला है जैसे कि अभी तक हम सभी चैप्टर में करे हैं। आपसे 5 क्वेश्चन का आंसर मैं कम से कम कमेंट में मांगूंगा और 45 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट में मांगूंगा, भाई आप सभी सभी स्टूडेंट को बताना है आंसर। और किसी एक स्टूडेंट का आंसर मैं क्या कर दूंगा, कमेंट को जो पिन है वो पिन कर दूंगा, तो आप वहां से आंसर को चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका हमारा रहने वाला है। इसका मेन पर्पस ये है कि भाई स्टूडेंट्स कम से कम इस वीडियो में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और पार्टिसिपेट भी करें। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा एक 4 वर्णों के ब्राह्मणीय नियम निर्धारण में नहीं आता है। मतलब इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसपे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का कोई असर नहीं पड़ा था, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम का। तो उसमें से आपको ये वर्ग को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद या फिर वैश्य। देखिए, यहाँ पे हम अगर निषाद की बात करें, ठीक है, निषाद यानी कि जो जंगलवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनके ऊपर ना ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन C क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि एकलव्य की हम बात करें, तो एकलव्य जो था महाभारत में, तो वो भी एक निषाद ही था, है ना, जंगलवासी था, आदिवासी था वो। ठीक है, तो हमारे ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, प्राचीन काल में अधिकांश राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो अधिकांश राजवंश पुराने समय में किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? भ्रातृवांशिकता, मातृवांशिकता, पितृवांशिकता, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है पितृवांशिकता। पितृवांशिकता में क्या होता है कि पिता के मरने के बाद जो उसका पुत्र होता है वही उसके सत्ता को संभालता है। ठीक है, उसके जमीन जायदाद संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, तो हो जाता है पितृ सत्तात्मक या पितृवंशिकता। ठीक है, चलिए, पितृ सत्तात्मक नहीं, पितृवांशिकता बोलेंगे, सॉरी, माफी चाहूंगा गलती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, गोत्र का आधार क्या था। तो गोत्र जो है, अगर मैं अभी बात करूं तो हिंदू धर्म में सभी व्यक्ति का संबंध किसी ना किसी गोत्र से होता है। तो भैया गोत्र का आधार क्या है? किसी वैदिक ऋषि का नाम है, राज्य का नाम है, पिता का नाम है या फिर माता का नाम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन A, किसी वैदिक ऋषि का नाम। वैदिक काल में ऋषि हुए बहुत सारे, उन ऋषि के नाम के आधार पर ही गोत्र का निर्धारण होता है। ठीक है, और जो व्यक्ति जिस ऋषि का वंशज माना जाता है उसका वही गोत्र होता है। जैसे कि वशिष्ठ गोत्र के व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, भारद्वाज गोत्र के व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर सांडल्य गोत्र के हो सकते हैं, बहुत सारे गोत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। तो बहुपति प्रथा में क्या होता है, आपको पता है कि एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं, तो इसको हम बहुपति प्रथा बोलते हैं। अब इसका प्रचलन किस में था? सातवाहनों में, कौरवों में, पांडवों में या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पांडवों में, है ना। 5 पांडव और उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी। ठीक है, तो ये बहुपति प्रथा का एग्जाम्पल हो गया जिसमें एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा प्राप्त था। भाई जाति व्यवस्था में आपको पता है कि भारत में अनेक प्रकार की जातियां है ना। जैसे वर्ण जो बने थे, वर्ग जो बनाए गए, वर्ग का जो निर्धारण किया गया वो 4 ही थे, 4 बने थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी और जाति में
एक ऐसी जाति भी रही होगी मतलब जिसका दर्जा सबसे निम्न स्तर का था, तो वो कौन सा है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है वैश्यों को, क्षत्रियों को, अस्पृश्यों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अस्पृश्य, जिनको लोग मतलब देखना तक पसंद नहीं करते थे। जैसे कि आप लोगों ने चांडाल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो भी अस्पृश्य ही थे, है ना। अगर नगर या गांव में आते थे तो लोग अपने गेट बंद कर लिए, अपने खिड़कियों को बंद कर लिए, अपने घरों में चले गए, है ना। गंगा जल जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव किया जाता था। तो ऐसी स्थिति थी अस्पृश्यों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठा क्वेश्चन है शास्त्रों के अनुसार केवल निम्न जाति के लोग ही राजा हो सकते थे। मतलब इसमें से कौन सी जाति या कौन सा वर्ग है जिसको राजा बनने का अधिकार था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या फिर ऋषि? तो भाई राजा बनने का हक केवल क्षत्रियों को ही था। शास्त्रों में ये कहा गया था कि राजा केवल क्षत्रिय वर्ग से ही हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। मतलब अंतर्विवाह में क्या होता है कि आपसी गोत्र में ही विवाह संबंध होते हैं, एक ही गोत्र के सदस्य, मतलब स्त्री जो होगी, जो महिला है, और पुरुष जो है वो भी सेम गोत्र के होंगे। ठीक है, और आपस में विवाह संबंध स्थापित करेंगे। तो ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने अंतर्विवाह पद्धति को फॉलो करते थे? पांडव, सातवाहन, मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े आसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आप लास्ट तक बने रहे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े लॉजिकल भी है, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, है ना। जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप बीच में अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, भाई आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आपको वीडियो से जुड़े रहना होगा, सभी क्वेश्चंस को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आसान क्वेश्चन है आपको आता है तो आपका होता है ना कि भाई घमंड में आ जाते हैं आपकी, भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, और आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं कि रोशन भैया तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेके आते हैं। भाई आसान नहीं है, मैं आपको इसके आसपास की चीज़ें भी बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि अगर इस क्वेश्चन की आसपास की चीज़ें भी आपसे अगर MCQ में पूछा जाता है तो आप बता सको। क्योंकि देखो यार, MCQ क्वेश्चन आप 50 कर लो, 100 कर लो, 500 कर लो, भाई आप कई क्वेश्चन ऐसे CBSE बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में घुमा दिए जाते हैं जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, असंस्कृत भाषी लोगों को क्या कह के हे दृष्टि से देखा जाता था? जिनको संस्कृत भाषा बोलने नहीं आता था प्राचीन काल में, उनको क्या कह के मतलब हे दृष्टि से या गंदी नज़र से, मतलब कि भाई मतलब ये कुछ नहीं है हमारे सामने, इनकी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से क्या कह के उनको ऐसा इस दृष्टि से देखा जाता था? तो उनको कण्व कहते थे, या फिर वणिक कहते थे, मलेच कहते थे, या फिर निषाद कहते थे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेच, है ना। जितने भी मध्य एशिया से जो लोग आए या बाहर से आए, उनको संस्कृत नहीं आता था, तो उनको ब्राह्मण जो लोग थे वो मलेच कहते थे। मलेच कह के उनको हे दृष्टि से देखा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और पूछा जाता है बार बार ये पेपर में। ठीक है, मृच्छकटिकम की जो रचना की थी वो किसने की थी? कौटिल्य ने, मैक्सथनीज ने, विशाखदत्त ने, या फिर शूद्रक ने? तो भैया इसकी रचना की गई थी शूद्रक के द्वारा। ठीक है, और इसमें चारुदत्त जो है इस नाटक के प्रमुख नायक है, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगला है दयुत क्रीड़ा, यानी कि जुआ में द्रौपदी को हारने वाला पांडव कौन था? भाई द्रौपदी को कौन हारा था, है ना। आपको पता है कि जुआ का आयोजन किया गया था, जिसमें जो हमारे शकुनी मामा थे उनके पास वो जादुई पासा बोलते ना, पासा था उनके पास, और उसके बदौलत उन्होंने मतलब सब कुछ छीन लिया पांडवों से। सब पांडव सब कुछ हार गए दांव पे लगा के, अपनी पत्नी को भी हार गए, है ना, सहपत्नी जो है उसको भी हार गए। तो ऐसा कौन सा पांडव था जिसने मतलब जुए में खेला था और जुआ खेला था और हार गया सब कुछ? सहदेव था, युधिष्ठिर था, या फिर भीम था, या फिर अर्जुन था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में मेरे को बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कमेंट में आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दुर्योधन तथा उसके भाई क्या कहलाए? तो भाई दुर्योधन और उसके भाई को कहा जाता था पांडव कह रहा हूँ, कौरव, है ना। दुर्योधन और उसके भाई, टोटल कितने भाई थे? 100 भाई थे, है ना, 100 कौरव थे, तो ये कौरव कहलाए। दुर्योधन उसके भाई क्या कहलाए? कौरव। मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था। तो मनुस्मृति में सारे नियम, आपको पता है कि प्राचीन काल में जितने भी नियम कायदे कानून बने थे भाई मनुस्मृति में ही लिखे गए थे। प्राचीन काल का ये संविधान था, विधि ग्रंथ, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। सारे नियम कायदे कानून इसी में लिखे थे। तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति पे किसका अधिकार हो जाता था? तो वैसे तो सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता था, लेकिन जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको विशेष
भाग मिल जाता था। तो विशेष भाग का अधिकारी सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको मिलता था, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्येष्ठ पुत्र। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है। तो प्राचीन काल में ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने संपत्ति पर अधिकार जता रखा था? मतलब आपको पता है कि प्राचीन काल में भाई संपत्ति पर तो पुरुषों का ही अधिकार होता था, है ना, लेकिन एक महिला थी जिसने भूमिदान भी किया था और संपत्ति पर उसका अधिकार भी था। तो वो कौन थी? प्रभावती गुप्त, द्रौपदी, राजश्री, माद्री। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रभावती। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड की पत्नी भी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक कौन सा अंश है? तो महाभारत का उपदेशात्मक अंश आपको बताना है कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण। सुत्त पिटक है, मनुस्मृति है, भगवत गीता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता। ठीक है, आपको पता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो भी उपदेश दिए गए थे उसका वर्णन किया गया है। यानी कि उपदेशात्मक अंश में क्या होता है, उपदेश देने वाली बातें लिखी होती है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक माने जाते हैं। मतलब परंपरा के अनुसार या महाभारत के वास्तविक लेखक हम यहाँ पे बताना है कि वास्तविक लेखक है कौन। ठीक है, तो महर्षि विश्वामित्र है, बीबी लाल है, महर्षि वाल्मीकि है, या फिर यहाँ पे महर्षि वेदव्यास है। तो देखिए महाभारत के जो लेखक है, वास्तविक जो लेखक है वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, और साहित्यिक परंपरा में इन्हीं को महाभारत का लेखक माना जाता है। रामायण के जो लेखक है वो महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देवता को बादल का देवता माना जाता है? तो भैया किस देवता को बादल यानी कि बारिश, वर्षा, ठीक है, वर्षा के देवता कौन है? तो विष्णु है, शिव है, इंद्र है, या फिर कृष्ण है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इंद्र सही हो जाएगा। इनको बादलों के देवता के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किन शासकों के नाम के साथ माता का नाम जुड़ा होता है? ठीक है, मतलब कौन से ऐसे शासक थे भारतीय इतिहास में जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी लगाया था? मौर्य शासक थे, सातवाहन शासक थे, कुरु शासक थे, या फिर चोल शासक थे? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन शासक, है ना। आपको पता है कि सातवाहन वंश के जो राजा थे ना वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब सातकर्णी जो है यहाँ पे, है ना, सातकर्णी जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक था भाई, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी माता का नाम है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इस तरीके से अपने नाम को संबोधित करवाता था। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? मतलब पुनर्निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त ने, रुद्रदमन ने, अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त ने? तो भाई रुद्रदमन, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है आपका सही है, रुद्रदमन, जो कि शक वंश का राजा था। ठीक है, गुजरात से शासन किया था इसने, है ना, शकों का जो एरिया था वो गुजरात था, तो यहाँ से शासन किया था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, हिडिंबा राक्षसनी का विवाह किससे हुआ था? तो हिडिंबा का जो विवाह हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी होगा भाई, भीम के साथ, और इन दोनों से एक पुत्र भी हुआ था घटोत्कच, है ना, आप लोगों को मालूम होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? वह उपनिषद कितने थे टोटल? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, उपनिषद की संख्या टोटल कितनी थी। देखिए सबसे फेमस अगर उपनिषद की हम बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक, वो सबसे फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया के मूल निवासी थे? मतलब मध्य एशिया से जो आए थे, मध्य एशिया के मूल निवासी कौन थे? मौर्य शासक, चेल शासक, चेर शासक, या फिर शक शासक, या फिर गुप्त शासक? तो मध्य एशिया के जो मूल निवासी थे वो शक शासक थे। शक वंश के जो राजा जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शासकों की महारानियों ने अपने पिता की गोत्र को जारी रखा?
तो आपको पता है कि गोत्र के नियम के तहत क्या होता था कि विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पिता के गोत्र का त्याग कर देना होता था। लेकिन कुछ रानियां ऐसी थी, कुछ शासकों की रानियां ऐसी थी जिन्होंने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को ही अपनाए रखा। तो वो कौन सी रानियां थी? सातवाहन वंश की थी, चेर थी, मौर्य थी, या फिर चोल वंश की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश की रानियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाए रखा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, महाभारत में श्लोकों की लगभग संख्या कितनी है? तो भैया देखिए, महाभारत में लगभग श्लोकों की संख्या की बात करें तो 1,00,000 से भी अधिक श्लोकों की संख्या है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में परिवार में डैश व्यवस्था पर्याप्त थी? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, भ्रातृसत्तात्मक, भातृसत्तात्मक यानी कि जिसमें भाई वगैरह जो हो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मातृसत्तात्मक जिसमें वंश परंपरा माता के अनुसार चलती है, और पितृसत्तात्मक में जो है वंश परंपरा कह रहा हूँ, पिता का मतलब जो है उसका दबदबा होता है। मातृसत्तात्मक में क्या होगा कि माता का दबदबा होगा, सारे फैसले माता द्वारा लिए जाएंगे, है ना, मातृसत्तात्मक हो जाएगा। पितृसत्तात्मक में पिता जो होगा वो परिवार का मुखिया होगा, मातृसत्तात्मक में माता जो होगी वो परिवार की मुखिया होगी, और भातृसत्तात्मक में जो भाई होगा वो परिवार का मुखिया होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो महाभारत काल में परिवार डैश व्यवस्था व्याप्त थी परिवार में। तो महाभारत काल में जो परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था व्याप्त थी, यानी कि पिता जो है परिवार का मुखिया होता था, और अभी भी है। अभी भी अगर हम भारत के अधिकांश परिवार की बात करें तो यही चीज़ देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वर्ण व्यवस्था में कुल वर्ण थे, मतलब टोटल वर्णों की संख्या कितनी थी? तो भाई आप सभी को पता है 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुस्मृति का संकलन हुआ। भैया मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? जैसे कि आपको पता है कि मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? ऋषि मनु ने की थी। कब की थी भैया? किस समय काल में हुआ था? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के दौरान इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वणिक शब्द का प्रयोग हुआ। तो जैसे कि हमने अभी मृच्छकटिकम की हमने बात की, जिसकी रचना शूद्रक ने की थी, है ना। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी और उसमें उन्होंने वणिक शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था? तो व्यापारियों के लिए किया था, व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, व्यापारी। चलिए अगला, मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई शुरू की गई। मेरठ के हस्तिनापुर में आपको पता है जो हमारे बीबी लाल थे, कौन? बी लाल, इन्होंने क्या किया था? खनन कार्य किया था। कब किया था भैया? डेट बताने आपको। ठीक है, तो ये किया था उन्होंने 1951 से 52 के बीच में। ठीक है, हस्तिनापुर में खनन कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आख्यान से अभिप्राय है। आख्यान क्या होता है भैया? तो आख्यान जो है वो कहानियों का संग्रहण होता है। ठीक है, कहानियों का संग्रह को हम क्या बोलते हैं? आख्यान बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आपको पता है कि महाभारत के जो अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो 2 भागों में विभाजित थी, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का वर्णन है, उपदेशात्मक अंश में निर्देश या उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ के पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो 30वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं भाई। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसका आंसर मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा है। ज़्यादा टफ नहीं है भाई, आसान क्वेश्चन है और मेरे को मालूम है बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर भी मालूम होगा। अगला है, चरक और श्रुत संहिता का संबंध है। सुश्रुत संहिता का संबंध है किससे है? देखिए चरक संहिता के जो रचनाकार है वो महर्षि चरक है। सुश्रुत संहिता की बात करें तो इसके रचनाकार सुश्रुत है। ठीक है, अब ये इन दोनों का संबंध किससे है? विज्ञान से है, गणित से है, आयुर्वेद से है, या फिर पाकशास्त्र से है? तो देखिए इन दोनों का ही संबंध जो है वो आयुर्वेद से है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वर्ण व्यवस्था का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है वो है। अब इनमें से वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, या फिर यजुर्वेद में? तो भैया वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो किया गया है वो हमारे सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे पुराना जो वेद है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में किया गया भैया इसका वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 33वां क्वेश्चन है,
वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के क्या कार्य थे? यज्ञ करना व करवाना, युद्ध करना, कृषि करना, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणों का जो काम बताया गया है वो यज्ञ करना व करवाना। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसी हिसाब से ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आदि पुरुष के पैरों से जिनकी उत्पत्ति मानी जाती है वह है। तो बॉक्स में से एक क्वेश्चन बना है, आदि पुरुष के पैरों से किस वर्ग की उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या फिर उनमें से कोई नहीं। तो भैया पैरों से जो उत्पत्ति हुई है वो शूद्रों की हुई है ना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। भैया महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार हुआ? आपको यहाँ पे डेट बताना है, मतलब सन बताना है आपको। 1917 में, 1918 में, 19 में या फिर 20 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1919 में। आपको पता है संस्कृत के बहुत ही फेमस विद्वान थे जिनका नाम था वी एस सुकथांकर, है ना, सुकथांकर। इनके नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और बहुत सारे और भी विद्वानों ने इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया था। बहुत ज़्यादा मेहनत की इन्होंने, श्लोकों को अध्ययन किया, उनको सेलेक्ट किया, उसके बाद महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसको तैयार किया। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब है कि जो भी कमियां थी श्लोकों में, है ना, जो भी गलतियां थी उन सबको सुधार के उन्होंने एक नया संस्करण महाभारत का तैयार किया था। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला है महाभारत की मूल कथा के रचयिता है। तो भैया देखो महाभारत के मूल कथा के रचनाकार कौन है, मैं अब आपको समझाता हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि महाभारत के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है ना। लेकिन यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर मूल कथा के रचनाकार पूछ ले तो कोई और है, और सिर्फ पूछ ले भाई महाभारत के लेखक कौन है तो आप महर्षि वेद व्यास का नाम बता देना, या फिर साहित्यिक परंपरा में महाभारत का लेखक किसे माना जाता है तो भी आप महर्षि वेद व्यास का ही नाम बताएंगे। लेकिन अगर मूल कथा लिखा हुआ आ गया या मूल रचनाकार लिखा हुआ आ गया तब भाई कोई और नाम आएगा, और नाम क्या आएगा? क्या नाम आएगा? नाम आएगा भाट सारथी। ठीक है, क्या नाम आएगा? भाट सारथी, जिनको सूत भी कहा जाता था। सूत यानी कि जो रथकार होते थे, जो महाभारत में मतलब रथ को हाँका करते थे, रथ को चलाते थे, है ना, रथ के जो ड्राइवर होते थे, तो वो थे भाट सारथी। और वो महाभारत के दौरान युद्धों में जाते थे, वहाँ पे जो भी घटनाएं होती थी उसके ऊपर कविताएं और कहानियां लिखा करते थे, है ना। तो ये भाट सारथी हो जाएगा आंसर आपका। अगला देखो, अब कथन और कारण वाले कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं और बहुत ही ध्यान से हमें पहले कथन को पढ़ना होता है, फिर कारण को पढ़ना होता है। अब देखना होता है कि भाई दोनों सही है या नहीं। अगर दोनों सही होगा तो फिर दोनों में रिलेशन भी देखना है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना, ये 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं और उन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको भी हम। देखिए कथन है, ब्राह्मणों ने सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर किया। वैषम्य यहाँ यानी कि यहाँ पे भेदभाव की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया था भाई? भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था, है ना, भेदभाव। तो क्या आप इस कथन से सहमत है भैया? बिल्कुल सहमत है भाई। उन्होंने भेदभाव को बढ़ावा दिया ब्राह्मणों ने, है ना, जैसे कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया था या फिर जाति व्यवस्था बनाया था, तो भेदभाव को ही बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। कारण है, ब्राह्मणों ने कुछ वर्गों जैसे कि शूद्र और अस्पृश्यों को निचले स्तर पर रखा। तो ये भी भेदभाव को बढ़ावा देने का ही एक तरीके से कारण है। उन्होंने क्या किया? शूद्र और अस्पृश्यों को सबसे नीचे रख दिया। तो भैया देखो यहाँ पे ना कथन और कारण दोनों सही है, और आप देखेंगे कि कथन और कारण में रिलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं जाऊँगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। इस ऑप्शन के साथ जाऊँगा, ऑप्शन सी मैं सही लगा दूंगा भैया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, कथन है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। बिल्कुल भैया, मैं तो सहमत हूँ भाई, गतिशील ग्रंथ है क्योंकि अनेक भाषाओं में लिखा गया, इसकी रचना कभी रुकी नहीं, कुछ ना कुछ परिवर्तन इसमें होते रहे, इसीलिए गतिशील है। कारण है, इसका विकास संस्कृत से शुरू होकर अनेक भाषाओं में रूपांतरित हुआ। बिल्कुल भाई, कारण भी सही है और दोनों में रिलेशन भी नज़र आ रहा है। इसमें बता भी रखा है कारण में कि भाई ये संस्कृत के साथ ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अनेक भाषाओं में इसको लिखा गया। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ऑप्शन सी फिर से क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके ना ये वाला जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए में दिया होता है ज़्यादातर में, ठीक है, और ये वाला जो होगा ऑप्शन बी में दिया होगा, और ये दोनों ऑप्शन नीचे दिए होते हैं। तो हमारा ज़्यादातर जो ऑप्शन होता है ये वाला ऑप्शन सही होता है। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, ये वाला ज़्यादा सही होता है। अगला कथन, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति पर सभी भाई बहनों का समान अधिकार है। क्या आपको लगता है कि ये कथन सही है?
भाई मेरे को तो नहीं लगता यार सही है, गलत है। आपको पता है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति पे जो जितने भी भाई होते थे उनका अधिकार होता था, और वो भी समान रूप से नहीं होता था। जो ज्येष्ठ पुत्र जो होता था उसको विशेष भाग का भागीदारी माना जाता था, विशेष भाग का हिस्सेदारी होता था, है ना। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। कारण है स्त्रियां पैतृक संपत्ति में भाग की मांग नहीं कर सकती। बिल्कुल भाई, ये जो है सही है कि पैतृक संपत्ति पे, पिता के संपत्ति पे महिलाएं जो थी वो मांग नहीं कर सकती थी, है ना। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो केवल कारण सही है, गलत लगा रहा हूँ मैं, केवल हमारे यहाँ पे क्या है, कारण सही है, कथन गलत है। तो केवल कारण सही है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल कारण सही है। अगला क्वेश्चन 40वां है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, निम्न में से, मतलब वही कथन कारण वाला ये। तो कथन है महाभारत की कहानियों में सिर्फ कौरवों एवं पांडवों के युद्ध का वर्णन है, ठीक है, कथन है ये। कारण दे रखा है महाभारत में विवाह पद्धति, जाति व्यवस्था, पारिवारिक संबंध आदि सभी पहलुओं को दर्शाया गया है। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक एक भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन ना आप लोगों से कमेंट में मैंने नहीं मंगाया, ना पहले चैप्टर में ना दूसरे चैप्टर में, और चाहता हूँ कि तीसरे चैप्टर में एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताओ। और जिस स्टूडेंट को भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे पिन किया हुआ आपको एक कमेंट मिलेगा, वहाँ पे जाके आप आंसर को चेक कर लेंगे क्या सही आंसर होगा, क्योंकि जिसका भी आंसर, सारे आंसर सही होंगे उसी कमेंट को मैं पिन करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41वां। कथन है महाभारत में लगभग 2 लाख श्लोक है। तो भैया ये तो लाइन जो है ना, कथन गलत है, क्योंकि 1 लाख से अधिक श्लोक है, ना कि 2 लाख। तो 1 लाख से अधिक है, ये अगर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे 2 लाख बोल दिया है, गलत है। कारण है इन्हें बहुत सारे लेखकों ने मिलकर लिखा। तो ये भाई सही है, कारण सही है, कथन गलत है ना। तो केवल कारण सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 42वां क्वेश्चन है। भाट सारथी जिन्हें डैश कहा जाता था। तो भाट सारथी जो थे आपको पता है मूल कथा के रचनाकार है, और जिनको सूत भी कहा जाता था, है ना। सूत यानी कि जो रथ चालक होते थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है 43वां क्वेश्चन। महाभारत की मूल भाषा है। महाभारत को की मूल भाषा क्या है भाई, किस भाषा में सबसे पहले महाभारत को लिखा गया। तो महाभारत को लिखा गया संस्कृत भाषा में, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला मनुस्मृति में डैश के कर्तव्य की सूची मिलती है, ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल, क्षत्रिय। लेकिन देखो मनुस्मृति में तो वैसे सभी के कर्तव्य बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे चांडालों के कर्तव्यों को विशेष फोकस किया गया है। तो चांडाल आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चांडालों के बारे में आपको मालूम भी है कि भाई ये इनको मतलब हे की दृष्टि से लोग देखते थे, मतलब लोग तो देखना भी पसंद नहीं करते थे। गांव नगर में चलना मतलब इनके लिए सही नहीं था। चलते थे तो करताल पीटते हुए आते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई चांडाल आ रहे हैं, और लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, है ना, ये था। अगला है चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन भारत कब आया था। ठीक है, फासियन जो है वो चाइना से आया था। फासियन कब आया था? लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो भैया ये आया था लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और इस समय हमारे देश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनका शासनकाल था। ठीक है, उनके शासनकाल में ही आया था। अगला है 46वां क्वेश्चन। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग ने भारत की यात्रा कब की थी? श्वेतसांग की बात की जा रही है, कब की थी भाई इन्होंने भारत की यात्रा? ये भी चाइना से आए थे। लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये भारत की यात्रा करने आए थे। इस समय हमारे देश के जो राजा थे वो हर्षवर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, जिनको हम शॉर्ट में हर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज के राजा थे। कन्नौज यानी कि यूपी में जो कानपुर का एरिया है वहाँ के राजा थे, और बहुत ही फेमस शासक हुए, है ना। इनके बारे में बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरित्र की रचना की थी, आपको मालूम होगा, पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ये सब। चलिए आगे 47वां क्वेश्चन आ चुका है। शासक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे, वो थे, मतलब कौन थे जिनको ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी कहते थे?
बर्बर का मतलब आप लोग समझते होंगे जो मारकाट में विश्वास कर रहे हो, है ना, जो संस्कृत भाषा नहीं समझते हो। मलेच भी उन्हीं को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण इनको इसी नाम से पुकारते थे। तो मौर्य है, शक है, सातवाहन है या फिर शुंग है। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक, ठीक है। शक वंश के जो राजा थे उनको ब्राह्मण, मलेच, बर्बर, अन्य देशी कहते थे। 48वां क्वेश्चन आ चुका है। शादी के बाद स्त्री का गोत्र डैश के गोत्र में बदल जाता था, पति के, पिता के, भाई के या फिर माता के। तो भैया शादी के बाद गोत्र का नियम तो यही कहता है कि शादी के बाद जो स्त्री का जो गोत्र है वो पति के गोत्र में बदल जाएगा, पति के गोत्र को अपना लेगी। लेकिन सातवाहन रानियाँ ऐसा नहीं करती थी, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था। तो कुल शब्द का जो प्रयोग है वो परिवार के लिए होता था, ठीक है, परिवार के लिए। आगे आखिरी क्वेश्चन है, उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है उपदेश देना, शिक्षा देना, निर्देश देना या फिर निर्देश अथवा शिक्षा देना, ठीक है। ये 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप लोग बताएंगे मेरे को कमेंट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो 5 क्वेश्चन आपसे मंगाए हैं कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। बाकी देखिए आप लोगों के लिए रोशन सा स्टडी पॉइंट पे बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि अभी मैंने एक पोल करवाया था, तो उस पोल में मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है, MCQ सीरीज़ की है, टेस्ट पेपर सीरीज़ की है या फिर चैप्टर रिविजन सीरीज़ की है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट मतलब पोल में सबसे ज़्यादा जो वोट मिला है वो मिला है आपका टेस्ट पेपर सीरीज़ की। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई एग्ज़ाम से पहले ना सब कुछ करवा दूँ, MCQ करवा दूँ, रिवीजन भी करवा दूँ, टेस्ट पेपर सीरीज़ भी ला दूँ, सब कुछ करवा दूँ, ठीक है। तो रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप लोगों को बस इसी तरीके से जुड़े रहना है और अपनी स्टडी को और बेहतर करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल तहलका मचा देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी MCQ मैंने बताए हैं आप लोग समझ चुके होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो बच्चों के मैसेज को मैं ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे भी अपना ख्याल रखें।